सीधे मुद्दे पर आते हैं। वेस्ट बंगाल का राजनीतिक मैदान किसी सिनेमैटिक बैटल ग्राउंड से बिल्कुल कम नहीं है। इस डीप डाइव विश्लेषण में हमारा फोकस है एक तरफ रूलिंग पार्टी टीएमसी और दूसरी तरफ उन्हें कांटे की टक्कर देने वाली बीजेपी पर। देखिए, ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है, ये एक ऐसा हाई स्टेक्स क्लैश है जो लिटरली पूरे देश की दिशा तय कर सकता है। बंगाल्स बिगेस्ट पॉलिटिकल वॉर, ये टाइटल ना इस स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नी में डेटा, हिस्ट्री और ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर इस युद्ध के हर पहलू को डीपली समझेंगे। कहा जाता है, एक स्टेट जहां पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शंस नहीं बल्कि एक इमोशन है। और सच कहूं तो बंगाल की राजनीति को समझने के लिए इस इमोशन की गहराई को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी लीडर जिन्हें लोग प्यार से दीदी कहते हैं, और उनके सामने एक ऐसी चुनौती जो पूरा गेम ही पलट सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक लंबा राजनीतिक दौर अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है या फिर एक बिल्कुल नया नैरेटिव लिखा जा रहा है। इस इन्वेस्टिगेटिव डोसिये में हम 6 अहम हिस्सों को कवर करेंगे। द राइज ऑफ दीदी, बीजेपी एंटर्स द बैटलफील्ड, द नंदीग्राम फ्लैश पॉइंट, कंट्रोवर्सीज इन पॉलिटिकल वायलेंस, शिफ्टिंग वोटर डेमोग्राफिक्स और आखिर में द फ्यूचर ऑफ बंगाल। चलिए बिना वक्त गवाए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ दीदी। वर्तमान पावर स्ट्रक्चर आखिर बना कैसे? इसके लिए इतिहास के थोड़े पन्ने पलटने पड़ेंगे। अब बात करते हैं साल 2011 की। ये वो हिस्टोरिकली मैसिव साल था जब 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार अचानक गिर गई थी। पर फ्रैंकली स्पीकिंग ये रातों रात नहीं हुआ था। प्री 2011 के फेज में सिंगोर और नंदीग्राम के स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स ने ममता बनर्जी को एक मास लीडर बना दिया था। ये प्रोटेस्ट्स आग की तरह फैले और पोस्ट 2011 जनता का पूरा भरोसा जीतने के बाद बंगाल को एक नई लीडर मिली, दीदी। ये फाउंडेशन सच में इतनी मजबूत थी कि इसने आने वाले कई सालों तक बंगाल की दिशा ही तय कर दी। चैप्टर 2, बीजेपी एंटर्स द बैटलफील्ड। दीदी की इस मजबूत सरकार के बनने के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। 2014 ये सिर्फ कोई आम साल या नंबर नहीं है, ये बंगाल की राजनीति का वो मैसिव टर्निंग पॉइंट है जिसने सब बदल दिया। 2014 के बाद से नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदला और बीजेपी ने वेस्ट बंगाल को अपना एक प्राइमरी बैटलफील्ड बना लिया। सोचिए, एक बिल्कुल नई फॉर्मिडेबल फोर्स ने स्टेट की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली रीशेप करना शुरू कर दिया। अगर हम बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को डीकोड करें तो उनकी अप्रोच बिल्कुल क्लियर थी, जो 3 स्टेप्स में बनती थी। पहला स्टेप, एक्सपैंड, यानी बूथ लेवल पर अपनी ताकत बढ़ाना और एक सॉलिड ग्राउंड नेटवर्क तैयार करना। दूसरा, चैलेंज, मौजूदा सरकार की हर एक पॉलिसी को खुलेआम चुनौती देना, जिसमें एक्स टीएमसी लीडर्स को अपने पाले में लाना भी शामिल था। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कैप्चर, जनता के दिमाग में एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना। इस 3 स्टेप स्ट्रैटेजी ने सच में पूरे मैदान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 पर, द नंदीग्राम फ्लैश पॉइंट। अब हमारा फोकस इस क्लैश के सबसे इंटेंस और लोकलाइज्ड बैटल ग्राउंड पर होगा, नंदीग्राम। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव्स की सीधी टक्कर चल रही थी। ध्यान से सुनिए। एक तरफ थी ममता बनर्जी की इंजरी और उनका व्हीलचेयर पर अग्रेसिवली कैंपेन करना। इसने ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा सिंपैथी नैरेटिव क्रिएट कर दिया। और ठीक उनके ऑपोजिट दूसरी तरफ थे शुवेंदु अधिकारी, जो कभी दीदी के बहुत ही करीबी थे और अब बीजेपी के प्राइम चेहरे के रूप में एक जबरदस्त चैलेंज दे रहे थे। ये सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक हाईली इमोशनल वॉर था, जहां पॉलिटिकल सर्वाइवल पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ था। चैप्टर 4, कंट्रोवर्सीज एंड पॉलिटिकल वायलेंस। क्योंकि देखिए, जब राजनीतिक लड़ाई इतनी जोरदार होती है तो कंट्रोवर्सीज और आरोप भी उतने ही संगीन हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति के कुछ डार्क रियलिटीज और उन संगीन आरोपों की जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और ऑपोजिशन लगातार उठाते आए हैं। इनमें शामिल है वाइड स्प्रेड करप्शन के एलिगेशंस, फिर संदेश खाली का मुद्दा, जिसने लिटरली पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके अलावा हाल ही के आरजीकर प्रोटेस्ट्स, जो लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा सवाल बने, और इन सब के साथ सिस्टमैटिक पॉलिटिकल वायलेंस के सीरियस क्लेम्स। एक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेटिव लेंस से अगर देखें तो इन सभी मुद्दों ने स्टेट के राजनीतिक वातावरण को काफी हद तक फ्रैक्चर कर दिया है। अब आते हैं चैप्टर 5 पर, शिफ्टिंग वोटर डेमोग्राफिक्स। इन सब हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सीज और स्ट्रैटेजीज का वोटर्स पर आखिर क्या असर पड़ रहा है? अगर हम वोटर बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स को ब्रेक डाउन करें तो 4 मेन फैक्टर्स नजर आते हैं।
पहला, महिला वोटर, जो ट्रेडिशनली देखा जाए तो टीएमसी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रही हैं। दूसरा फैक्टर है युवा उम्मीद, बंगाल का यूथ जो अब बेसिक रोजगार और एक बेहतर भविष्य की तलाश में है। तीसरा बड़ा फैक्टर है माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, यानी अल्पसंख्यक वोट जो इन इलेक्शंस में एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है। और चौथा, एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोध। किसी भी सरकार के लगातार इतने लंबे समय तक पावर में रहने पर एक नेचुरल प्रेशर तो बनता ही है। ये चारों फैक्टर्स मिलकर ना बंगाल की एक बिल्कुल नई राजनीतिक दिशा तय कर रहे हैं। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, चैप्टर 6, द फ्यूचर ऑफ बंगाल। The truth lies somewhere between a sympathy narrative and a larger, undeniable political shift. इस स्टेटमेंट का आखिर मतलब क्या है? क्या हालिया नतीजे और ये सारी घटनाएं सिर्फ एक टेम्पररी इमोशनल वेव का नतीजा है? या फिर क्या ये इस बात का संकेत है कि बंगाल की स्टेट पॉलिटिक्स में एक परमानेंट स्ट्रक्चरल बदलाव आ चुका है? असल सच्चाई इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं छिपी है। एक लॉन्ग टर्म इनकम्बेंसी का भारी दबाव और दूसरी तरफ एक अग्रेसिव नई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। इन दोनों के आमने सामने आने से सच में एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल लैंडस्केप रूप ले रहा है। तो इस सब के बाद आखिर में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ सिंपैथी पॉलिटिक्स थी या बंगाल की आइडेंटिटी में सच में एक लार्जर डीप रूटेड पॉलिटिकल शिफ्ट आ चुका है? डेटा, इतिहास और ग्राउंड रिपोर्ट्स तीनों ही दोनों तरफ इशारा करते हैं। लेकिन आने वाले समय में इन्हीं दो सवालों पर बंगाल का आगे का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव टिका होगा। इस डीपली रिसर्च विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है, बंगाल का पॉलिटिकल वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस अपने अगले और ज्यादा इंटेंस फेज में एंटर कर रहा है।